ऑनलाइन क्लास में बच्चों आपका पुनः स्वागत है। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे। आज का हमारा चर्चा का विषय होगा, जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो बच्चों आज का हमारी चर्चा का विषय होगा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित अधिकांश देश अल्प विकसित देश थे, अर्थात जिनका अभी भी विकास नहीं हुआ था। यह देश शीत युद्ध के समय में केवल एक मध्यस्थ मात्र नहीं थे, अपितु इनका अपना एक व्यक्तित्व भी था। विकास तथा निर्धनता इन देशों की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो जो बच्चों गुटनिरपेक्ष राष्ट्र थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी बच्चों विकास की, निर्धनता की, गरीबी की, इसके अलावा शिक्षा की। तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने बच्चों थी। नवीन स्वतंत्रता प्राप्त देश के, अर्थात ये ऐसे राष्ट्र थे जिनको हाल फिलहाल में ही आज़ादी प्राप्त हुई थी, अर्थात कुछ वर्ष ही उनको बीते थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के देशों के आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय था, अर्थात उनको अपना सबसे पहले आर्थिक विकास बच्चों देखना था। निरंतर, सतत तथा स्थायी रूप से विकासशील देश कोई भी स्वतंत्र नहीं रह सकता था। उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिए धनी तथा विकसित देशों पर निर्भर रहना पड़ सकता था। इसके अंतर्गत वह उपनिवेशवाद देश भी हो सकता था, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई हो। तो इसी परिकल्पना से नया आर्थिक व्यवस्था की भी धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार तथा विकास संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्टॉर्ड में टुवार्ड्स ए न्यू ट्रेडर्स पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई, अर्थात एक ऐसी विचारधारा बनाई गई, एक रिपोर्ट पेश की गई जो उन देशों के लिए लाभदायक हो, अर्थात उस पर निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया गया। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर स्वयं नियंत्रण प्राप्त होगा। पश्चिमी विकसित देश उनका दोहन नहीं कर सकते, अर्थात जो ऐसे देशों के पास जो अल्प विकसित हैं, अभी विकसित नहीं है, विकासशील राष्ट्र हैं, उनके पास जो अपने प्राकृतिक संसाधन हैं, उन पर उनका स्वयं का अपना नियंत्रण होगा, ऐसी व्यवस्था उसमें की गई। दूसरा, अल्प विकसित देश पश्चिमी देशों के व्यापार विनिमय कर सकेंगे, अर्थात वो अपना व्यापार पश्चिमी देशों के साथ भी कर सकते हैं। अपने देश में निर्मित उत्पादित वस्तुएं पश्चिमी देशों को बेच सकते हैं। इस प्रकार निर्धन देशों के लिए व्यापार लाभप्रद रहेगा, अर्थात उनसे उसको लाभ प्राप्त होगा। आगे है, पश्चिमी देशों के आयातित प्रौद्योगिकी की लागत न्यून होगी, अर्थात पश्चिमी देशों की उसमें यदि कल कारखाने होंगे तो उसमें उनकी जो लागत है कम से कम होगी। अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। जो अल्प विकसित राष्ट्र हैं उनको एक और लाभ होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको आर्थिक संसाधन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका या उनके महत्व में वृद्धि हो। अंतिम है, गुटनिरपेक्ष की प्रकृति में स्नेह यानी कि बराबर लगातार परिवर्तन आया और आर्थिक मुद्दों को भी महत्व दिया जाने लगा। महत्वपूर्ण है, 1961 में बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, जिसके आर्थिक मुद्दे महत्वपूर्ण रहे, लेकिन 1970 के दशक तक पहुँचते आर्थिक मुद्दों को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक समूह के रूप में परिवर्तित होते चले गए। किंतु 1980 के दशक की उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थित रखने तथा निरंतर गतिशील रखने का प्रयास बच्चों किया जाता रहा, जिसका मुख्य कारण विकसित देशों को निरंतर विकास किया जाना रहा है। तो अर्थात इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि अल्प विकसित राष्ट्रों का भी उसमें विकास किया जाए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों आगे, भारत और शीत युद्ध। इसके बारे में जानेंगे कि भारत का शीत युद्ध से क्या संबंध रहा है। शीत युद्ध के समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व की सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। तो भारत ने एक अलग गुट, जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। एक और तो भारत ने अपने विवेक से सजग तथा सचेत रूप में स्वयं को दोनों महाशक्तियों की घेराबंदी से स्वतंत्र रखा। दूसरे, भारत के उपनिवेशों से मुक्त
हुए नव स्वतंत्र देशों को महाशक्तिशाली या महाशक्तियों के साथ विलीन होने का भरपूर विरोध किया। तो भारत ने एक तरफ तो उपनिवेशों का विरोध किया, दूसरी ओर महाशक्तियों के साथ भी विलीन होने का उन्होंने पूरा विरोध किया। अर्थात जो महाशक्तियां थी बच्चों, वो छोटे छोटे राष्ट्रों को अपने में विलय ना करें, उसका विरोध उन्होंने किया। इसलिए भारत की नीति पूर्णतः सक्रिय थी, सकारात्मक थी। नेहरू जी ने विश्व को सचेत किया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। अर्थात जो गुटनिरपेक्ष नीति है वह ऐसी नीति नहीं है हम किसी के सामने नतमस्तक हो रहे हों या किसी से डर रहे हों, पलायन कर रहे हों, बल्कि क्या है, इसके विपरीत भारत शीतकालीन प्रतिद्वंद्विता की घेराबंदी को ढीला करने तथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने का पक्षधर था। अर्थात ऐसे लोगों की भी भूमिका विश्व पटल पर होनी चाहिए जो अल्प विकसित हैं। भारत ने दोनों गुटों के मध्य मतभेदों को कम करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार इन दो मतभेदों के कारण पूर्णव्यापी युद्धों की स्थिति से रोका जा सकता है। भारत के राजनयिक और नेताओं का उपयोग शीतकाल के प्रतिद्वंदियों के मध्य स्थापित करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। 1950 के दशक के आरंभिक वर्षों में कोरियाई युद्ध के काल में दृष्टिगत होता है। यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में अपने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अन्य सदस्यों के कार्यों को भी सजग तथा सचेत भूमिका निर्वाह हेतु प्रेरित किया। इन शीतकालीन परिस्थितियों में भारत ने निरंतर उन क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय रखने का प्रयास किया जो अभी अमेरिका तथा सोवियत संघ जैसी महाशक्तियों के साथ नहीं जुड़े थे। तो नेहरू जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई और जो विश्व पटल के महत्वपूर्ण देश थे उनके साथ भारत के संबंध अच्छे बने रहे, ऐसा भी उन्होंने प्रयास किया। नेहरू जी ने स्वयं एवं परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल पर अपना गहन विश्वास व्यक्त किया, जिससे शीत युद्ध को समाप्त करने में न सही किंतु उसका विनाशकारी प्रभाव कम करने में सार्थक भूमिका निर्वाह किया। अर्थात नेहरू जी ने अपनी भूमिका विश्व परिस्थापित की। शीत युद्धों को पूरी तरह से हालांकि समाप्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसके विनाशकारी प्रभाव को कम किया जा सकता था। ऐसी भूमिका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें निभाई। कुछ लोगों का मत था कि गुटनिरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदारवादी आदर्श मत है, किंतु आदर्श यह स्थिति भारत के वास्तविक हितों को स्पर्श नहीं करता। पर सत्य यह है कि गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण कम से कम भारत का प्रत्यक्ष रूप से द्वितीय कार्य था। प्रथम कार्य यह था कि भारत गुटनिरपेक्षता के कारण अंतर्राष्ट्रीय निर्णय तथा मत को प्रकट कर सकता था जिसका उसका हित साधन हो सके। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो स्थिति थी उस स्थिति को वह विश्व स्तर पर स्पष्ट कर सकता था। महाशक्तियों और उनके स्वाम्य अन्य देशों की अपेक्षा भारत सजग विवेकी दृष्टिकोण अपने एशियाई देशों पर आधारित थी। तो गुटनिरपेक्ष की पहचान का आधार अनेक देशों में ऐतिहासिक जुड़ाव था। यदि ये सभी देश एक साथ विश्व पटल पर उदित होते तो निश्चय ही महाशक्ति के रूप में अवतरित होता। अर्थात जो गुटनिरपेक्ष नीति है विश्व पटल पर सामने आई। बच्चों कुछ शॉर्ट में आता है परमाणु शक्ति, एलटीबीटी सीमित परमाणु शक्ति, वायुमंडल भारी आंतरिक तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हो गई, जिसको सीमित परमाणु संधि के नाम से जाना जाता है। यह तेलुगु में आपको आ सकता है। परमाणु प्रसार संधि क्या थी? एनपीटी। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों की एटमी जो हथियार है उनको रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार शामिल करने से रोकती है। परमाणु प्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा विस्फोटक संप्रेषियों
निर्माण और विस्फोट किया हो। परिभाषा के अंतर्गत सोवियत अमेरिका, सोवियत संघ के बाद रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन परमाणु शक्ति संपन्न माने गए। इस संधि को जुलाई 1968 में बच्चों वाशिंगटन, लंदन, मॉस्को पर इसमें हस्ताक्षर हुए और यह संधि 1970 से प्रभावी हो गई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें कुछ परमाणु अप्रसार संधियों की डेट बच्चों दी गई हैं, जिसको हम एक बार शॉर्ट में देख लेंगे क्या क्या है ये। पहला है परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि ABM टीटो, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में आंतरिक समझौता। दूसरा है पहला सामरिक शस्त्र परिसीमन वार्ता क्या है, तो ये वार्ता का दूसरा चरण है स्ट्रेटेजिक आर्म्स लेमिनेशन टॉक्स सॉल्ट सेकेंड। वार्ता का चरण 1972 नवंबर महीने में शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनो ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1979 को सामरिक रूप से हथियारों का परिसीमन से संबंधित संधि पर हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र नियंत्रण संधि ये क्या है? अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों को परिसीमन और उसकी संख्या में कमी लाने पर हस्ताक्षर किए। तीसरी संधि है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। सामरिक रूप में घातक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या को कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन और बच्चों अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने 3 जनवरी 1993 को बच्चों हस्ताक्षर किए थे। तो इससे तात्पर्य क्या है कि गुटनिरपेक्षता का से आशय है कि विश्व के निर्धन देशों को महाशक्तियों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात किसी गुट में सम्मिलित न तो होने की आवश्यकता है जो सैनिकवाद को बढ़ावा देते हैं बच्चों। इसके अलावा यह भी है कि किसी भी हम ऐसे देश से भयभीत ना हो जो शक्तिशाली राष्ट्र हैं। ये देश अपनी स्वतंत्र नीति को अपना सकते हैं, अर्थात अपनी विदेश नीति होगी। यह आंदोलन प्रस्तुत असमानताओं का सामना करने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए एक संकल्प है। उक्त विचार स्वयं में ही महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक है, अर्थात एक ऐसा गुट बच्चों जो विश्व पटल पर सैनिकवाद को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन समस्त राष्ट्रों से वह अपना संबंध रखना चाहता है, रखे हुए है, लेकिन अपनी शांति सेना भेज सकता है किसी भी राष्ट्र में यदि सोवियत संघ के आग्रह पर ऐसा वो कर सकता है। लेकिन यदि किसी राष्ट्र कोई राष्ट्र के युद्ध को बढ़ावा देता है तो वह अपने सेना को वहां पर बच्चों नहीं भेज सकता। इस प्रकार ये चैप्टर आपका बच्चों पूर्ण होता है। इसके बाद आपको इसकी जो समरी है वो आपको भेजी जाएगी बच्चों। साथ ही साथ आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।